हो गया स्टार्ट। चल देख, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लीगल रीजनिंग का। लीगल रीजनिंग के ही हम आज एक पार्ट को पढ़ेंगे। लीगल रीजनिंग के अंदर मेनली 3 टाइप की वीडियो मिलेंगे आपको। एक होगा क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड वीडियो, एक आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और इसी के अंदर आपको एक और मिल जाएगा जिसे आप कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको वीडियो मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये कैसे बना है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना है ये, नीड क्या है इसकी, ठीक। और थोड़ा बहुत हम इसी में बीच में चर्चा कर लेंगे अपने इंडिपेंडेंस के बारे में कि भाई हमें अंग्रेजों से आज़ादी कैसे मिली, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस क्या थी, किन बातों पे किन शर्तों पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, किसने क्या कहा, ये सभी चीज़ें हम आगे इसी में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टारगेट है वो क्या है? पहला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को समझेंगे। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मायने क्या रखता है और इम्पोर्टेंट क्यों है। और तीसरी बात पढ़ेंगे हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे ये भी पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे बोरोड फीचर। बोरोड मतलब होता है कि हमने उधार क्या लिया है, उधार लिया, ठीक है, हमने क्या क्या लिया है दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे कहते हैं बोरोड फीचर। तो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब कुछ ना कुछ इसमें लीगल बातें होंगी, कुछ बातें लिखी होंगी, डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या रखता है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास क्या रखा होगा, ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, कंटेंस करता है, कंटेंस रूल्स। कैसे रूल्स को कंटेंस करता है, ये रूल्स कंटेंस करता है कौन से वाले, कि हाउ टू गवर्न अ स्टेट, हाउ टू गवर्न अ स्टेट, कि हम किसी स्टेट को कैसे गवर्न करेंगे। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक में लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तुम्हारे लिए क्या है, जैसे तुम्हारी एक बुक है, बुक में तुम्हारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, सेम ऐसी ही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या कंटेन करता है, रूल को कंटेन करता है। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये रूल को कंटेन करता है। उस रूल बुक में क्या होता है, उस रूल बुक से हम ये पता करते हैं कि किसी भी स्टेट को गवर्न कैसे किया जाएगा, मतलब उसका संचालन कैसे होगा, उसमें कानून कैसे बनेंगे, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, कानून लागू कैसे करवाया जाएगा, ये सारी बातें किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना होगा आपको कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली 2 टाइप हो सकते हैं या होते ही हैं, ये कह लो। एक होगा आपका रिटन, दूसरा होगा अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होगा अनरिटन। अंतर क्या है, अनरिटन, रिटन मतलब लिखित, अनरिटन मतलब अलिखित। अंतर क्या है, तो सबसे पहले अगर कोई पूछे बेसिक अंतर, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें लिखित में आ नहीं है, अलिखित में आ है। यानी मेन डिफरेंस किसका है, यू एन का है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई डिफरेंस मेनली होता नहीं है, सिवाय किसके, इस अन के, यानी कि इस और, ठीक है। अब होता क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, इंडिया, एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका, ये इसके एग्जांपल। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली आपको बेसिक एग्जांपल वो मिलेगा क्या, ब्रिटेन। यूके जो है हमारा वो क्या है, अंग्रेजों वाला, जिन्होंने हम पे शासन किया, इनका जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर इसमें जो बातें हैं वो पुराने, इन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उसी बातों को फॉलो किया है, यानी कि प्रथा परंपरा
ऐसी कुछ बातें इनमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने पुरानी बातों को अपने उनके घर वाले ने कह दिया ऐसे होगा तो फिर हाँ ऐसे होगा, चलो ठीक है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से अगर हम चलें कि स्टार्टिंग में अगर देखो ब्रिटिश रूल कितना है, ब्रिटिश रूल इंडिया पे कब से कब तक है, तो अप्रोक्स 100 साल, यानी 90 साल ही आपको कब से कब तक है, 1857 से 1947 या 46 ही कहना ज्यादा बेटर, ठीक है। ये टाइमलाइन है क्योंकि ब्रिटिश रूल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सिर्फ 100 साल गुलाम रहा। हमारी गुलामी सिर्फ 100 साल की नहीं है, हमारी गुलामी क्या है, ब्रिटिश रूल है ये। इससे पहले किसका रूल था, कंपनी रूल। इससे पहले किसका रूल है, कंपनी रूल। कंपनी रूल के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इसे टाइमलाइन देखो, 1773 1853, ये दो टाइमलाइन है। 1773 में कंपनी ने एक एक्ट जारी किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से आप मानो अगर, वैसे इससे पुराना है कंपनी रूल, लेकिन इससे पुराना भी अगर यहीं से भी मानो 1773 से, तो यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट है। और 1857 में यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पावर ट्रांसफर हो गया, कंपनी रूल से पावर ट्रांसफर कहाँ हो गया, ब्रिटिश रूल में। कब, 1857 में। क्यों, क्योंकि 1857 में क्या हो गया, यहाँ पे भारत में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। भारत में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा झांसी की रानी के बारे में, मंगल पांडे इन सभी के बारे में। तो विद्रोह हुआ, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई, तो 1857 से पावर किसके पास गया, ब्रिटिश रूल के पास। उससे पहले पावर किसके पास था, कंपनी रूल के पास। यानी कि दोनों के दोनों भाई ओवरऑल बात तो हमारे लिए अंग्रेजों का ही है, इन्होंने हम पे क्या किया, शासन किया है। तो ओवरऑल देखोगे तो इन्होंने शासन किया है हमारे ऊपर, ठीक है। और 100 सालों में ब्रिटिश रूल जो था, 100 साल अगर कहें तो 100 सालों में जो ब्रिटिश रूल था उसमें देखो। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आगे बढ़ते जाएं तो 1857 में पहली बार विद्रोह हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे आगे बात बढ़ती गई। और एक डेट आप लोगों को याद हो और पता हो, तो 26 जनवरी 1930 का, जब पहली बार क्या हुआ था, हमने अपनी क्या किया, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस हमने मनाया था। क्या मनाया था हमने, पूर्ण स्वराज दिवस जब हमने मनाया था, तो इस डेट को कहते हैं 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930, ये जनवरी 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों, इसी दिन हम क्या मनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे। इसी दिन हम अपना क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार क्या है, हमारे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे चलती आई, उसके बाद से हमने बाद में अपने आजादी की मांग की, ठीक है। इसी को देखेंगे तो लिखा गया, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द स्टेटस ऑफ बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सुप्रीम लॉ है ऑफ लैंड। यानी लैंड मतलब क्या है, लैंड की यहाँ बात कर रहे हैं, लैंड मतलब इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लागू हो रहा है, इंडिया पे। इस पूरे ये देखिए इंडिया के मैप पे ही तो लागू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाहर थोड़ी लागू हो जाएगा, दूसरे देशों में थोड़ी लागू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड क्या करता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है, क्या प्रोवाइड करेगा, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, इस बात को बताएंगे। उसके बाद से क्या बताएंगे आपको, ये अपने सिटीजन्स के बारे में सबसे पहले इनकी बात होगी। सिटीजन्स के लिए क्या देंगे, सिटीजन्स के लिए क्या देंगे, ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और क्या देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमें ये भी देता है। और गवर्नमेंट के लिए क्या देता है, गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, ये डीपीएसपी दे रहा है। स्टेट्स के लिए क्या दे रहा है, ये डीपीएसपी। मेनली किसके लिए है, ये स्टेट्स के लिए। क्योंकि इंडिया में आर्टिकल 1 अगर देखें, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 लिखा है, वो क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या है कि इंडिया जो कि भारत है, वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। यूनियन मतलब संघ,
कितने राज्य हैं आज करंट में इंडिया में? 28 स्टेट है। तो 28 के 28 राज्यों को क्या मिला हुआ है? डीपीएसपी मिला है कि अपने गवर्न कैसे करेंगे स्टेट्स, ठीक है। तो यही चीज लिखा है कि इट आल्सो आउटलाइन द राइट ऑफ ड्यूटीज एंड सिटीजंस एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये ध्यान रखेंगे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और साथ ही साथ क्या देगा ये? फ्रैटर्निटी। जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व या भाईचारा, बंधुत्व या भाईचारा। ये हमें देगा क्या? इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे जब हम प्रेम्बल को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद से देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। सबसे पहले बेसिक सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। इसके बारे में हम डिस्कस करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है। तो इसके बारे में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। तो सबसे पहले देखें कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए दो चीजें, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कैबिनेट मिशन। कब का कैबिनेट मिशन? 1946। और दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो, जब अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि भाई इनको दे देना है स्वतंत्रता, तो इन्होंने क्या किया? ये सभी डेट 1946। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, एक कैबिनेट मिशन इन्होंने भेजा भारत में। कब भेजा? 1946 में। 1946 में 1945 इससे पहले भी कैबिनेट मिशन आते रहे हैं, तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमें ऊपर जब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया, इसने इंडिया में कहा भाई तुम्हें अब क्या है? पावर मिल रहा है। अब तुम्हें क्या मिल रहा है? पावर मिल रहा है, तो तुम कैसे गवर्न करोगे अपने स्टेट को? हम तो चले जाएंगे। हम पहले क्या लाते थे? एक्ट लाते थे, और एक्ट ला के हम क्या करते थे? गवर्न करते थे, आप लोगों के ऊपर शासन करते थे। अब आप लोग कैसे करोगे शासन? तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे अच्छा है तुम ये एक काम करो, क्या करो? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब बना? ये भी 1946 इसी टाइम पीरियड में बना है। 1946 में क्या बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको क्या कहते हैं? संविधान सभा। संविधान सभा बना कब? 1946 में। अब 1946 में इन्होंने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, और उसके बाद से खैर इंडिपेंडेंस एक्ट ही लागू कर दिया इन्होंने 1947 में। और आप लोगों को पता ही है कि इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या घटनाएं घटी थी। इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही दो देश आज़ाद हुए उस दिन, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को कौन एक नया क्रिएशन हुआ, दुनिया ने एक नया क्रिएशन देखा कि ऐसे में दुनिया में एक देश बन सकता है। और 15 अगस्त 1947 को क्या जो रियल भारत था उसे आज़ादी मिली। बाकी एक और पाकिस्तान बना, कहाँ से? हमसे ही बना था, ठीक है। ये खैर अच्छा हुआ जो बन गया, बाद में बने मिला वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो बन गया। और इसे बनाने के चक्कर में जो पार्टीशन टाइम था वहाँ पे लाखों लोगों की बलि भी चढ़ाई गई थी। तो इसे बनाने के लिए लगभग 20 लाख लोग मार दिए गए, वो अलग बात है, लेकिन बन गया है। तो ये सब तो खैर अंग्रेजों का प्लान था। इसी में माउंटबेटन प्लान भी आया था, जैसे डिवाइड या डिवीजन हुआ था। तो ओवरऑल जब हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें कितने मेंबर थे? मेंबर इसके कितने? इसमें टोटल मेंबर थे 389। टोटल मेंबर कितने थे? 389, जिसमें से कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है कांग्रेस, उसके कितने मेंबर थे? 208। 389 में से कितने थे? 208 मेंबर कांग्रेस के थे। और एक AIML पार्टी, उसके कितने मेंबर थे? 78 मेंबर थे। बाकी अलग अलग जगहों से यहाँ पे थे। एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से,
यहाँ पे फिर पहली बार मिले लोग, इन्होंने फिर तय किया कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई वो कब हुई, तो पहली मीटिंग यहाँ पे ध्यान रहे, पहली मीटिंग कब हुई है, 9 दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी पहली मीटिंग कब है, फर्स्ट मीटिंग। पहली बैठक इसकी जो हो रही है वो हो रही है 9 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 में एक आदमी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब है कि यहाँ पे चेयरमैन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्हें क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, मतलब चेयरमैन कह लीजिए, चेयरमैन वर्ड नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वाइस चेयरमैन, ठीक है। क्यों बनाया गया, क्योंकि ये सबसे एजेड आदमी थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ये बना लिया गया, क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं हुआ था कि चेयरमैन कौन बनेगा। लेकिन जब दूसरी बार जो मीटिंग, जब 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, इस दिन क्या किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बना दिया गया, परमानेंट चेयरमैन यही बने। संविधान सभा के अगर कोई पूछा जाए संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी फोटो। और इसके साथ ही साथ एक और काम किया गया जो कि आपको याद रखना है, क्या कि अगस्त 29, 1947 एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग थे और इसके चेयरमैन किसे बनाया गया, इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर है 7, टोटल मेंबर है 7, 6 + 1, क्योंकि एक मेंबर कौन है, B.R. अम्बेडकर, ये चेयरमैन, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, इसके अंडर में B.R. अम्बेडकर के, और ये B.R. अम्बेडकर की फोटो तो देखा ही होगा सभी ने, ठीक है। इसके बाद से जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पहली बार कब पब्लिश हुआ, तो डेट याद रखना है, पहली बार कब पब्लिश हुआ है, जनवरी 1948 में। फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो पहली बार कब पब्लिश हुआ, 1948 में। ये ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उस टाइम पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके बाद से इसमें 8 महीने दिए गए, इसे पब्लिश करने के बाद 8 महीने टोटल दिए गए कि भाई अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, कोई कानून में बदलाव करना चाहते हो, कुछ नया जोड़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम लोगों के पास कितने टाइम है, 8 महीने। आ जाओ, आके बैठ के डिस्कस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसे हटाते हैं, कुछ नया सुझाव है, कुछ भी जोड़ना है तो उसे बताओ, उसे हम जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्ट कमीशन, ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कब पब्लिश हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब पब्लिश हुआ, पब्लिश 1948, 1948 कौन से मंथ में, जनवरी। और इसके बाद टाइम कितना दिया गया डिस्कस के लिए, डिस्कसिंग के लिए कितना टाइम दिया गया, 8 मंथ का, 8 महीने का टाइम दिया गया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कशन के लिए कितने, 11 सेशन हेड किए, 11 सेशन, 11 सेशन में क्या हुई, बहस हुआ। और 11 सेशन में जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कितना है, 114 दिनों का लगभग रहा। 11 सेशन कितने दिनों का रहा, लगभग 114 दिनों का रहा। और उसके बाद से फाइनली हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बैठा, और उसके बाद से फाइनली एक, यहाँ पे इतनी बहस होने के बाद भी हमने क्या कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और जिसे अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को, अडॉप्ट 26 नवंबर
1949 को हमने क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिस पे अमेंडमेंट होना था सब कुछ हो गया फाइनली। अब हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना लिया कि हाँ भाई इसे लॉन्च किया जाए, इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो हमने अडॉप्ट कर लिया इसे 1949 में। किसने अडॉप्ट किया तो ध्यान रखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया। डेट याद रखना है कि 1949 26 अक्टूबर। लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया, हमने सिर्फ इसे क्या किया, हमने इसे क्या कर दिया, अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब इस पे प्रेसिडेंट जो थे वो आके, प्रेसिडेंट मतलब कि जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका साइन हो गया कि हाँ भाई चलो ये फाइनली हो गया तैयार। और उस टाइम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं किया गया। पूरी तरीके से संविधान कब लागू है तो 1950 में। पूरी तरीके से संविधान कब लागू हो रहा है 1950 में पूरी तरीके से संविधान लागू हो रहा है। ठीक है, तो लागू कब हुआ है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। ये 2 महीने का वेट क्यों था, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 26 जनवरी 1930 को क्या था, पूर्ण स्वराज मांगा था। तो ये डेट लोग भूल ना जाए कि हमने पहली बार पूरी तरीके से आजादी कब मांगी थी, ये डेट लोग भूल ना जाए, इसीलिए हमने क्या किया था, 26 जनवरी को हमने क्या किया, ये लॉन्च किया 1950 में, ताकि इसे याद रखा जाए। और 26 जनवरी को हम एवरी ईयर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं, ताकि लोग इस डेट को भूले नहीं कि हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। ठीक, इसके बाद से देखेंगे तो कुछ इसके बोरोड फीचर है कि बोरोड मतलब कि उधार लिए। इससे साथ ही साथ कुछ चीजें और समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बंद तो गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ बातें और भी हैं जो जानना है। सबसे पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ये जो हम बना लिए, इसका जो हमने काम देखा, क्या काम है इसका, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, इस बात को ये डिसाइड करता है, यदि इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात है कि गवर्नमेंट के मेनली ऑर्गन्स क्या है। गवर्नमेंट मतलब किसे कहते हैं हम एक्चुअली में गवर्नमेंट किसे कह रहे हैं, गवर्नमेंट का मतलब पार्ट क्या है। तो गवर्नमेंट के लिए हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है एक्चुअली में। एक्चुअली में हम सरकार किसे कह रहे हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ऑर्गन मतलब कि गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं, गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट के मेनली कितने पार्ट हैं, गवर्नमेंट मेनली 3 पार्ट है गवर्नमेंट के, यानी 3 स्तंभ बने हैं गवर्नमेंट में। कौन कौन से, तो सबसे पहले बना क्या, इसका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ठीक, दूसरा क्या बना, एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन क्या बना, जुडिशरी। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर जो है इसे कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, और ये हो गया हमारा न्यायपालिका। ये कैसे फंक्शन करते हैं, काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, मेक लॉ, ये कानून को बनाता है। ये क्या करेगा, कानून को बनाएगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पार्ट कौन से हैं, लेजिस्लेचर के अगर पार्ट देखो तो लेजिस्लेचर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किस पार्ट में, तो देखो ये काम तो इसका क्या है, कानून बनाने का ही है, इसके अलावा इसके पास बेचारे पास कोई काम है नहीं। लेकिन लेजिस्लेचर को अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सेंट्रल, जिसे हम पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट, संसद, और एक हमारा होगा स्टेट, जिसमें हम असेंबली कहते हैं। जिसे असेंबली मतलब विधानसभा। अब संसद के जो है 3 पार्ट होते हैं, जो आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं, लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और यहां से विधानसभा। असेंबली ये कहां होता है, स्टेट में। ये कहां होगा, स्टेट में। और
पार्लियामेंट कहाँ होता है? देश का होता है। ये कहाँ होगा? देश का, सेंटर का। ठीक है, तो विधायिका का मतलब ये, जैसे कोई स्टेट में कानून बनना है तो वो कौन बनाएगा? विधानसभा बना देगा। अगर मान लीजिए ओवरऑल पूरे देश के लिए कानून बनना है तो कौन बनाएगा? सबसे पहले बिल या तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं जाइए, इन दोनों में से किसी एक से पास करवा लीजिए। अगर लोकसभा से पास हो गया फिर राज्यसभा से पास कराइए, उसके बाद से बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देगा तो बिल लागू हो जाएगा, यानी कि वो कानून बनेगा। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? कानून को लागू करवाएगा। जो कानून बनाया लेजिस्लेचर उसे क्या करेगा? लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, इन्फोर्स करेगा। क्या करेगा? इन्फोर्स द लॉ ऑन द लैंड। कानून को लागू करवाने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। कौन आता है एग्जीक्यूटिव में? एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? एक्सेट्रा, ये सभी के सभी किसमें है? एग्जीक्यूटिव में है। यानी कि जो पुलिस वाले हैं ये सभी चीज, ये सभी क्या है? पार्ट हैं इनके। देखा होगा बाइक से बिना हेलमेट जाओ चलान काट देंगे, कुछ भी गलत करो कर देते हैं, वो क्या है? वो कानून को लागू करवा रहे हैं। वो किसके पार्ट हैं? एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट। फिर है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी क्या करता है? ये इंटरप्रेट करेगा। ये एक्चुअली में गार्जियन है, गार्जियन कह लो या ये कह लो, ये इसका काम क्या है? इंटरप्रेट करना। ये इंटरप्रेट करेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को करेगा। इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक साथ ही साथ ये क्या देखेगा कि जो कानून बना रहे हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं क्या है? कि लॉ के खिलाफ तो नहीं है, कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बना रहे, किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी पे जबरदस्ती तो नहीं थोपा जा रहा है। ये सभी देखने का काम किसका है? न्यायपालिका का ये सभी काम देखने का है। जैसे अभी अभी कुछ देखा होगा आप लोगों ने, जैसे पंजाब में प्रोटेस्ट हुए किसानों के बिल के ऊपर, फिर गवर्नमेंट ने उसे वापस ले लिया। अभी देखा होगा गवर्नमेंट ने एक किसान के लिए जो बिल लाए थे कृषि कानून, वो सभी वापस ले लिए प्रोटेस्ट के बाद। ये सब क्या है कि ये सभी के सभी पार्ट है। इसमें अगर जुडिशरी इन्वॉल्व होगी, जुडिशरी क्या कहती है कि भाई अगर तुम क्या कर रहे हो, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात नहीं की गई है, लेकिन तुम उसके खिलाफ जाके कर रहे हो, तो ऐसे सभी चीजों पर रोक लगाने का काम किसका है? जुडिशरी का। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट तो ठीक है, इन तीनों का काम पता चल गया, लेकिन बात यह है कि इन तीनों में पावरफुल कौन है? ठीक है, कि बात किसकी मान ली जाएगी? पावरफुल कौन है? तो एक्चुअली में यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? पावर का डिवीजन। यहाँ पे पावर बांटा नहीं गया, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर पे जोर दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई जुडिशरी का काम है वो देखना कि जो कानून बना वो गलत है या नहीं। इसके अंदर लेजिस्लेचर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, विधायिका कुछ भी नहीं कह सकता इसे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एग्जीक्यूटिव लागू करवा रहा है तो जुडिशरी से कुछ नहीं करेगा। कानून ये बना रहा है तो जुडिशरी से नहीं कहेगा। कानून बनाते टाइम कुछ नहीं कहने वाला है, कानून बनने के बाद देखना काम किसका है? जुडिशरी का। मतलब कि इसके दायरे में नहीं जाएगा ये। विधानसभा कानून बना रहा, बहस कर रहा है, क्या कर रहे हैं, उससे जुडिशरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुडिशरी कब आएगी? एक्टिव कब होगा? जब कोई कानून गलत हो गया, जब उसे लगेगा कि नहीं ये गलत बना दिया, बन रहा है तब कुछ नहीं करेगा, बना दिया तब करेगा, ठीक है। सेम ऐसी जुडिशरी में कोई केस गया तो उस टाइम लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं कि पहले हमने उठा के बदल दिया कि नहीं ये केस गलत है, वो जुडिशरी के दायरे में, जब तक जुडिशरी उस पर क्या ना दे दे, जस्टिस ना दे दे। मतलब जुडिशरी अगर कोई गलत फैसला नहीं करता है तो उसे कौन बदलेगा? तो फिर लेजिस्लेचर क्या करता है? अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन कर देगा कि भाई अगर तुम क्या कर रहे हो, संविधान के शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उस संविधान की शक्तियों में ही क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे जिससे तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करो। यानी कोई भी ओवरऑल अपनी शक्तियों का यहाँ दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद से ध्यान दें, जब जैसा भी बताया कि हमने क्या किया, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं से बोरो किया, तो हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार लिया। उधार का मतलब ये नहीं कि किसी से मांग लिया कि भाई लाओ दिखाओ तुम्हारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ। सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें देखोगे तो एक बात लिखा हुआ है कि आज का जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन है वो
भारतीय शासन अधिनियम 1935 से इफेक्टेड है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम की बात करें तो इससे हमारा ऑलमोस्ट 80 से 90% आज का जो संविधान तुम्हें दिख रहा है वो इसी का पार्ट है। यानी जो चीज इसमें लिखा है वही लिखा है इसमें, जो चीज इस शासन अधिनियम में लिखा है वही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और इसी की वजह से ये कहते हैं कम टाइम मिलना, इसी की वजह से एक कोट बी आर अम्बेडकर ने जो दिया था, बी आर अम्बेडकर ने राज्यसभा में एक कोट किया था इसी की वजह से कि भाई भारतीय शासन अधिनियम 1935 किसका है? ये अंग्रेजों का है ना, इसमें तुमने क्या बनाया अपना? तुमने तो कुछ बनाया नहीं अपना। तो इसी वजह से बी आर अम्बेडकर ने 1953 में क्या कहा था कि अगर ये जो कानून है ये क्या है, ये पहली बात तो भारत को जो फ्यूचर में भारत के जो निवासी है, रहने वाले नागरिक, उनको फ्यूचर में क्या नहीं दे पाएगा? जस्टिस नहीं दे पाएगा। कानून ये जो बना तो दिया हमने, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये न्याय नहीं दिला पाएगा कभी भी। जब न्याय दिला ही नहीं पाएगा तो ऐसे दस्तावेज का करना क्या है, हमें ऐसे किताब का क्या करना जिससे ज्ञान ही ना मिले, फाड़ के फेंक दो इसे। तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मौका मिले किसी को तो पहला इंसान रहूंगा मैं जो इसे क्या कर दूंगा, जला दूंगा मैं, क्योंकि इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। ठीक है, रीजन क्या था इसके पीछे? अब रीजन उनके पीछे जो भी इनके मन में है, लेकिन एक मेन रीजन जो है वो इन्होंने यही कहा कि हमें संविधान बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। भाई 1946 कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, हमने उसी साल बना डाला। 1947 में हमें आजादी मिल गई, फिर हमने कहा चलो चलो संविधान बना लो जल्दी से, है ना। तो इस जल्दीबाजी में हमने क्या कर लिया, हमने एक तो जैसे ये बॉरोड फीचर है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। कुछ लोग इसे सही सेंस में देखते चलो अच्छा कोई अच्छी चीज उठा ली, लेकिन इसे नेगेटिव सेंस में भी तो देखते हैं, क्योंकि हमें डिस्कशन का टाइम नहीं मिला, हमें सोचने का ही टाइम नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि भाई हम अपना भी कुछ कर लें। तो ऐसी बातें हैं, इसी वजह से इन्होंने क्या कह दिया था कि भाई काम का तो नहीं है, बना तो दिया तुमने, लेकिन काम का उतना है नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव होना चाहिए। इसे जितना होना चाहिए उतना इफेक्टिव है नहीं है। ठीक है, तो ये बॉरोड फीचर में देखोगे तो सबसे पहले हमने कहां से लिया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में संसद होगा, सरकार का एक पार्ट है ना संसद, अभी हमने पढ़ा। ये हमने कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। रूल ऑफ लॉ, कानून का ही राज होगा, ये सब कहां से लिया, अंग्रेजों से। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ बनाने के कुछ प्रोसीजर हैं कानूनी कि पहले इधर लाओगे विधानसभा में, पहले इधर संसद में लाओगे, कहाँ लाओगे, ये प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता रखी है कि भारत में तुम कहीं भी रह रहे हो, यूपी में हो, बिहार में, झारखंड में, केरल में, तमिलनाडु, कहीं भी रह रहे हो, तुम्हें क्या है एक ही नागरिकता लेनी है, एक आधार कार्ड बनवा लो, खुश हो जाओ, पूरे देश में कहीं भी घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन प्लेजर, टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट, हमने ये सभी के सभी IAS वाईएएस ये सब कहां से लिए हैं, सब इधर से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया। ठीक है, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, इनसे जुडिशरी ले लिया। तो यहाँ तक कि जुडिशियल सिस्टम भी अपना नहीं लिया, हमने अपना तरीका भी नहीं लिया जुडिशियल सिस्टम में। देखो हमने यहाँ से क्या उठाया, हमने यहाँ से लेजिस्लेचर उठा लिया, और यहाँ से क्या उठा लिया, जुडिशरी उठा ली। भाई न्यायपालिका अमेरिका से ले लिया, अब विधायिका कहाँ ले लिया, अंग्रेजों से ले लिया, ब्रिटिश वालों से। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स भी ले लिया, मौलिक अधिकार, मतलब अपने नागरिकों को क्या दोगे, ये भी तुमने अमेरिका से लिया। ठीक है, फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने क्या लिया, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि हम जो है, हम अगर कोई पूछे इंडिया क्या है, इंडिया इज यूनियन, यूनियन तो है लेकिन कैसा है, फेडरल यूनियन, फेडरल टाइप का यूनियन है। यूनियन है लेकिन कौन से टाइप का, फेडरल। इसमें भी मिक्स बात है, मतलब पावर किसके पास है, सेंटर के पास पावर है, लेकिन स्टेट के पास पावर है लेकिन उतना नहीं है जितना सेंटर के पास है, मतलब ज्यादा पावरफुल है सेंटर। फिर रेसिडुअल पावर्स लिए हमने, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट में रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सभी बातें हमने कहां से उठा ली, कनाडा से उठा ली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने क्या ले लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP जिसे कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य सरकार कैसे होनी चाहिए, आइडियल राज्य सरकार की बातें, ये सब कहां से उठा ली, हमने आयरिश से उठा ली। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा हुआ है, ये भी हमने कहां से उठा रखा है, आयरलैंड से उठा रखा है। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट टेस्ट उठा लिया,
कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि भाई दो तरह की लिस्ट है। यहाँ पे लिस्ट की अगर बात करें तो दो तरह की लिस्ट पहले से, एक स्टेट लिस्ट और दूसरा है सेंटर। एक तीसरा इन्होंने उठा लिया कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट क्या है कि भाई जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों का, जिससे हो स्टेट और सेंटर जिसपे दोनों कानून बना दे उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये हमने कहां से उठा लिया? ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया। साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड करने के लिए कोई भी चार्ज कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर संविधान। वीमर किसे कहते हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी, यहाँ पे बात ध्यान दें, जर्मनी की बात की जा रही है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी का संविधान। यहाँ से क्या दिया हमने? इमरजेंसी के प्रोविजन में, इमरजेंसी के प्रोविजन जिसमें आर्टिकल 352, 360 और 356, ये तीनों आर्टिकल क्या है? इमरजेंसी के प्रोविजन। ठीक है, मेनली तीन आर्टिकल है, 352, 356, 360। ये तीन आर्टिकल के तहत भारत में इमरजेंसी लगा दी जाती है। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मॉडर्न डे रसिया, उस टाइम का यूएसएसआर और मॉडर्न डे रसिया। यहाँ से भी हमने उठा लिया। यहाँ से क्या ले लिया? 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 साल का प्लान ले लिया हमने, है ना, कि 5 साल में गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 साल में फिर क्या करेगी, फिर 5 साल में 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट लॉन्च करती है। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटी कि सिटीजन की ड्यूटीज क्या है। राइट्स हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। ड्यूटी कहाँ से उठाई? रसिया से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो खैर पूरा का पूरा ही उठा लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, सब उठा कर रख लिया जो भी था। ठीक है, कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पावर्स ऑफ द फेडरल ज्यूरी लिखा है इसमें, इतना ही है, 2 ही लाइन लिखा है, लेकिन पूरे संविधान का बेस यही है, संविधान बना ही इसी पे है। ठीक है, लिखा हुआ 2 ही लाइन है। ठीक, फिर साउथ अफ्रीका से हमने एक इंपॉर्टेंट चीज दिया, वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बढ़िया काम कर लिया। क्या है? संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन। अब इसके लिए हमने आर्टिकल कौन सा रखा है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। इसके तहत हम क्या कर लेते हैं? संविधान में अपने संशोधन कर लेते हैं कि भैया देखो कुछ पहले वाली बात जो थी वो कुछ गलत गलत लिख दी है, तो देखो ये नया वाला, देखो नए वाले में देखो हम इसे सुधार कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 370 का एग्जांपल है, लिखा हुआ था क्या? टेम्पररी है। फिर उसे गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? लेजिस्लेचर में कानून बनाया, बोला कि हटा दो इसे, टेम्पररी है तो परमानेंट कुछ लाओ। तो परमानेंट उसे स्टेट बनाया, स्टेट से तोड़ के क्या बना दिया? ड्यूटी बना दिया। दोबारा कभी मन हुआ उनका तो स्टेट बना दिया, मर्जी की बात है। तो इसी में हम देखें तो ओवरऑल अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की हमने, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारी किताब है इसमें लिखा क्या क्या है, एक्चुअली में क्या बात है, कैसे लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट हैं। कितने भाग हैं? 22 पार्ट। इस 22 पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल हैं? टोटल आर्टिकल कितने हैं? टोटल आर्टिकल 395। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें अगर करेंटली, तो हम अब यहाँ पहुंच गए 448 पे। मतलब संशोधन करके हमने 53 और जोड़ लिए। हमने कहा लो थोड़ा और बड़ा करना है, पहले छोटा लग रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कुछ शेड्यूल्स हैं जिसे अनुसूची कहते हैं। शेड्यूल कितने शेड्यूल है? पहले 8 थे। पहले कितने थे? 8। अभी कितने? करंट में हो गए हैं ये 12, मतलब 4 नए और जोड़ दिए। हमने 4 संशोधन यहाँ भी कर डाले हैं। ठीक, इतनी बात तो होगी कि भाई 22 चैप्टर है, पार्ट मतलब 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में कितना अनुच्छेद, कितने पेज है? 22 चैप्टर जो है 395 पेजों में बटा हुआ है, जिसे हम वर्तमान में 448 पेज कर लिए। पैराग्राफ मान लो तो कितने हैं? 12 है हमारे पास। ठीक है, 12 कुछ ऐसी जगहों पे लिखे हुए पॉइंट वाली बात, ये वाला इधर होगा, ये इधर होगा, देखो इधर काम की बात देखो, फन फैक्ट देखो, ऐसी बातें लिखी हुई है। फिर दूसरा अगर बात करें कोई की फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फादर को, तो फादर कहते हैं B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर अगर जनक कोई है तो कौन है? B.R. अम्बेडकर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है,
कि बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहा होगा। बी आर अम्बेडकर का एक कोट ध्यान रहे, बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की आत्मा, ये किसे कहा है? ये का ध्यान रखना आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट्स जारी हो सकते हैं। मतलब उनका मानना है कि ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है बी आर अम्बेडकर के कोट। ठीक है, इतनी बात कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या है पता होनी चाहिए। फिर आगे इसमें अगर थोड़े बहुत और देखें तो और कुछ बातें तो हैं नहीं, कुछ फैक्ट्स की बातें आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फैक्ट क्या है कि भाई सबसे लंबा संविधान अगर किसी का है तो किसका है? भारत का है। मतलब लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका किताब भी किसे मिला है? सबसे बड़ा लिखित संविधान लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा वाला? रिटर्न में। सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो किसका है? वो है हमारे भारत का। ठीक है, इसके बाद से अभी हमने देखा कि ये जो पीछे जो देखा हमने, ये सब कुछ क्या है? उधारी के मामले में चल रहा था। इसे बैग ऑफ बोरोवर भी कहते हैं। मतलब ऐसा संविधान जिसमें सब कुछ क्या कर रखा है? उधारी का भर रखा है कि भाई सब कुछ क्या है? उधारी का। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? बैग ऑफ बोरोवर। ठीक है, उधारी का सब कुछ भर रहा है। तीसरा एक चीज और ध्यान रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल 3 कॉपी है, ओरिजिनल 3 कॉपी है, ये आज भी रखी हुई है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में रखी हुई है आज भी। कोई चाहे देखना तो जाके देख सकता है। पार्लियामेंट में कहाँ? तो पार्लियामेंट में लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आज भी ये यादों की बारात में रखी हुई है कि भाई ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चौथी बात ये ध्यान रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार थे, सलाहकार एडवाइजर, वो कौन? अच्छा, उससे पहले ये पता कर लेना आप सलाहकार कौन था। एक चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी जो ये आपको पता होगा कि ये हाथों से की गई है। इसकी जो कैलीग्राफी है वो कैसे है? हैंड रिटन है, यानी कि इसके हर पेज को सजाया हुआ है, हर पेज पे हाथ से लिखा हुआ है। पेज को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया, इस तरीके से इसे सजा के फिर यहाँ बीच में डिजाइन बनाए गए हैं, यहाँ बीच में इस वाले पार्ट में डिजाइन बनाए गए और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो भी आर्टिकल्स है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से इसे क्या सजाया हुआ है। तो ये आइडिया वैसे एम एन रॉय का था। तो हैंड रिटन है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो कि 3 पीस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, ये बातें थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इंडिया कह रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड का है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एवरी लॉ एंड एवरी अथॉरिटी इन द कंट्री डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कैन एनी लॉ प्रोवाइड पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को डायरेक्ट टिक नहीं करना कि अच्छा ये वाला है चलो ठीक है करो, ऐसा कुछ नहीं करना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जो भी आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको क्या करो? एलिमिनेट करो। देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो गलत, अगर आपको लगता है कि हाँ सही हो सकता है तो डाउटफुल कंडीशन के लिए उसे छोड़ दो। पहले पूरे ऑप्शंस को पढ़ो। ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरी लॉ एंड एवरी अथॉरिटी इन द कंट्री डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने लॉ हैं, जितनी अथॉरिटी है भारत में, उन सभी को पावर कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। सही बात है। बट कैन एनी लॉ प्रोवाइड पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन? लेकिन कह रहा है क्या कोई ऐसा लॉ है जो क्या कर सकता है? प्रोवाइड करता है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर। मतलब कि संविधान को कोई शक्ति देता है, ऐसा कोई कानून है जिससे संविधान को शक्तियां मिलती हैं? ठीक है,
अब ये वैसा ही बात है जैसे क्रिस वाली मूवी में जादू देखा था, जादू को सब पावर कहाँ से मिल रहा है? जादू को पावर मिल रहा है सन से, सनलाइट से, है ना? और अब पूछ क्या रहे हैं कि भाई सनलाइट को जो है पावर जादू देगा? क्या पूछ रहे? देखो जादू को पावर कहाँ से मिल रहा था? धूप से मिल रहा था ना जादू। अब पावर मिल रहा है जादू कहाँ से? सनलाइट से। अब तुम कह रहे हो कि भाई सनलाइट को जो है जादू पावर दे सकता है, मतलब वाली बात है कि तुम सूरज को पावर देने जाओगे, तो ये तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो? साफ साफ झूठ बोल रहे हो। तो देखो पहला लिखा है जैसे एनी अदर लॉ कैन गिव पावर, गलत लिखा है। ऑप्शन बी क्या लिखा है? नो, एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गवर्न्स एवरी अथॉरिटी। बात सही तो लग रही है, यही बात हमने पढ़ा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है किसी भी लैंड पे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वहां है तो बाकी पाकिस्तान जैसा हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। थर्ड में लिखा है यस, यस जहां लिखा है वहीं काट दो। नन ऑफ द एबव, ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन हमें दिख रहा था जो कि सही हो सकता है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एम क्या है? लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्या दे रहा है? तो गवर्निंग द कंट्री, कंट्री को गवर्न करना बता रहा है। सही बता रहा है, ये सही है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, लेइंग डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग अथॉरिटीज। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसीजर्स और जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनको एक प्रोसीजर दिया हुआ है, सब कुछ दे रहा है। कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको क्या दे रखा है? अधिकार दे रखे हैं ना, कि भाई काम करने का तरीका दे रखा है। थर्ड है कि डिक्लेयरिंग द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? यही जो अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से हमने गौरव किया है। तो ये बात भी सही है, यानी कि ओवरऑल क्या है? चारों में चारों ऑप्शन सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाते हैं, लिखा है कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्लेम टू बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। देखा, दोबारा वही बात कह रहे हैं कि भाई जो पीएम है और जो कौन है दूसरा प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बात समझ रहा है, ये कह रहा है, एक तो कह रहा पीएम और दूसरा कह रहा प्रेसिडेंट। भाई पीएम जो है किसका पार्ट है? अभी ये बताया पीएम किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। पीएम किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंट अभी ये बताया किसका है? पार्लियामेंट का पार्ट होता है, यानी कि किसका पार्ट है? ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। भाई दोनों पहली बात तो अलग अलग जगह से, और तीसरा एक और आता है जो इन्होंने लिखना भूल गए, लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी, है ना, जुडिशरी का। भाई तीनों के तीनों जो हैं, इन तीनों को पावर कौन दे रहा है? इन तीनों को पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। पावर कहां से मिल रहा है इन तीनों को? कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए। क्या ये संभव है? तो इसका आंसर है नहीं। जो शक्ति तुम्हें दे रहा है वो तुमसे ले लेगा कभी भी, ठीक है, तो तुम उससे ऊपर तो होगे नहीं। देखा, यस द प्रेसिडेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत लिखा। नन ऑफ द अबव, नो एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इधर भी यस लिखा है तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि एक जगह नो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो हमारा वो है कि इमेजिन a country without a constitution, who decides the governance in such a country, how will the authority functions, choose the most suitable answer। यहाँ पे आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है। यहाँ पूछा है कि इमेजिन करना, एक कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इमेजिन कर लो कि वो कंट्री पाकिस्तान है, इमेजिन है हमारा, बाकी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रहे, लागू नहीं है वो अलग बात है, बाकी है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने इमेजिन कर लिया ऐसा कोई लैंड पाकिस्तान जैसा होगा। अब ये कह रहे हैं वहाँ पे अथॉरिटी फंक्शन कैसे करेगी? अथॉरिटी कैसे फंक्शन करेगी? काम कैसे करेंगे? अथॉरिटी मतलब आर्मी कैसे काम करेगी? अथॉरिटी मतलब पीएम कैसे काम करेगा? अथॉरिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करेगा? ठीक है, ये सब चीजें कैसे वर्क करेंगी? तो कोई सिंपल सी बात है, जो आर्मी का मन करेगा वो कर लेगा, बाकी तीनों तो डर के रहेंगे, है ना। तो वैसे खैर हमें ये नहीं ध्यान रखना है, हमें ऑप्शन में ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि द गवर्नेंस विल बी इजी एंड नथिंग विल बी डिसाइडेड। गवर्नेंस क्या हो जाएगा? बहुत आसान, कुछ भी डिसाइड करना नहीं पड़ेगा। लगता है नहीं, भाई फंक्शन तो कराना पड़ेगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बढ़िया नहीं लग रहा हमें। द बेस्ट पर्सन विल रूल द कंट्री, द बेस्ट पर्सन, ये कौन बताएगा बेस्ट कौन है?
चलो मान लेते हैं एक बार को, डाउटफुल कंडीशन में रख लेते हैं, चलो ठीक है, बाकी दो अगर ठीक नहीं हुआ तो यही ठीक है। सी लिखा है कि देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड, इसका क्या लेना देना भाई, इसका कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, ये तो काट ही दो भाई। फूड की स्कार्सिटी हो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो किसान थोड़ी चला लेंगे। वैसे चलाया जा सकता है, वैसे वो बेहतर चलाते शायद, अगर चलाते तो, अगर ऐसा इमेजिन कंट्री है तो। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विल फॉल, गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विल फॉल। तो ये हो सकता है क्योंकि बेस्ट पर्सन तो कुछ होने से रहा, ये ऑप्शन हमें सबसे बढ़िया लग रहा है। क्या कि गवर्नेंस और स्ट्रक्चर जो है किसी कंट्री का खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी पाकिस्तान वाला हाल, अफगानिस्तान का देख लो, अफगानिस्तान में क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर बेटा और एग्जाम्पल चाहिए तो अफगानिस्तान में इस टाइम क्या नहीं है, किसका रूल है, तालिबान का रूल है। रूल किसका है, तालिबान का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल और इसके कुछ वर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।